नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि जब छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर धूप और गर्मी में बैठे थे तब उनसे संवाद स्थापित करने के लिए वे स्वयं पहुंचे और उनकी मांगों को आगे बढ़ाने की कार्यवाही प्रारंभ की। धामी ने कहा कि अब तक प्रदेश में 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से पूरी हुई हैं और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले 101 दिनों में 12,000 से अधिक नियुक्तियां की जाएंगी और भर्ती परीक्षाओं को और पारदर्शी बनाने के लिए निगरानी समिति गठित करने पर भी विचार किया जा रहा है। हमारे सभी प्रदेश के हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन गर्मी में और धूप में वहाँ बैठे थे और वो मांग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ऐसे समय में कुछ लोगों को ज़रूर लगता होगा कि मैं वहाँ क्यों चला गया, मैं झुक गया। मैंने कहा कि उनके लिए झुकना क्या, अगर सर कटाना पड़े तो सर भी कटा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं। उनको किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बीच में एक संवाद ठीक प्रकार से जो नहीं हो पा रहा था, उसमें गैप आ रहा था, तो मैंने स्वयं जाकर वहाँ पर संवाद स्थापित किया है और जो उनकी मांग थी, उनकी मांग के अनुरूप हमने उसको अग्रसारित कर दिया है, अग्रसारित कर रहे हैं। उसकी कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है। आगे भी हम मिलकर, चूँकि 25,000 नियुक्तियाँ अभी तक संपन्न हुई हैं और बिना किसी नकल के संपन्न हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि जब छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर धूप और गर्मी में बैठे थे तब उनसे संवाद स्थापित करने के लिए वे स्वयं पहुंचे और उनकी मांगों को आगे बढ़ाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई। धामी ने कहा कि अब तक प्रदेश में 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से पूरी हुई हैं और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले 101 दिनों में 12,000 से अधिक नियुक्तियां की जाएंगी और भर्ती परीक्षाओं को और पारदर्शी बनाने के लिए निगरानी समिति गठित करने पर भी विचार किया जा रहा है। यूके SSS पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति के बाद सियासत तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और आरोप लगा रहा है कि सरकार छात्रों के दबाव में आई है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अगर बच्चों के भविष्य की बात है तो वे झुकना तो दूर, सर कटाने को भी तैयार हैं। सीएम धामी ने बताया कि प्रदेश में अब तक 25,000 से ज़्यादा नियुक्तियां बिना नकल के करवाई गई हैं और आने वाले 1 साल में 12,000 से अधिक नियुक्तियों का कैलेंडर हमारे पास आ चुका है। सीएम धामी ने कहा कि परीक्षाओं में जो भी कमियां रह गईं उन्हें दूर करने के लिए निगरानी समिति बनाई जाएगी, जिसमें छात्र भी शामिल होंगे। सीएम ने पुराने दौर की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक समय ऐसा भी था जब उत्तराखंड में पेपर सॉल्व कराए जाते थे, लेकिन अब पारदर्शिता और ईमानदारी से नियुक्तियां की जा रही हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर अपने सभी वृद्धजनों को, सबको बधाई देता हूँ, बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर वृद्धजनों के कल्याण के लिए, उनकी देखभाल के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें बुजुर्गों के समस्त देखभाल से लेकर उनके स्वास्थ्य से लेकर और 70 वर्ष से अधिक के वृद्धजनों के लिए आयुष्मान भारत योजना में इलाज से लेकर सभी चीज़ें उनके लिए पूरा प्रावधान किया गया है, मुफ्त की गई हैं। और राज्य के अंदर भी हमारे यहाँ पर रुद्रपुर में, देहरादून में मॉडल वृद्ध आश्रम बनाए जा रहे हैं और राज्य के हर जनपद में हम वृद्धाश्रम भी बना रहे हैं, जिससे कि उनकी देखभाल हो। मास्टर ट्रेनर भी उनके लिए तैयार कर रहे हैं। इस वर्ष हमने समस्त राज्य के अंदर जितने भी हमारे वृद्धजन हैं उनको मानव संसाधन के लिए, उनके लिए कमी न पड़े उनकी देखभाल के लिए, इसलिए 150 से ज़्यादा मास्टर ट्रेनर
हर जनपद में उनको प्रशिक्षित करने का भी हमने एक लक्ष्य रखा है, जिससे कि समय पर उनकी देखभाल हो पाए, ठीक प्रकार से उनको मास्टर ट्रेनर भी मिल पाए। इसके अतिरिक्त उनके समग्र कल्याण के लिए मोतियाबिंद से लेकर जो बीमारियां हमारे बढ़ती उम्र के साथ होती हैं, उसका भी हमने निःशुल्क जो है 1300 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य भी जो व्यवस्थाएं हैं वो सब हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगार युवाओं के बीच पहुंचकर उनकी मांग को मानते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए, लेकिन वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि ये मांग पहले ही मान लेनी चाहिए थी। हम अभी भी मांग करते हैं कि किसी सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो, और जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बेरोजगार युवाओं को गलत बोला है उसके लिए वो माफी मांगे। सरकार का ये कहना बिल्कुल गलत था कि पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक हुआ था। सरकार को आंदोलनकारियों की धरना स्थल पर बैठे हुए छात्रों की मांग को, बेरोजगारों की मांग को पहले ही मान लेना चाहिए था। सीबीआई जांच की मांग पहले मान लेनी चाहिए थी। अब मानी, अच्छी बात है। अभी भी ये जांच, जो ये सीबीआई की जांच हो रही है, ये किसी सिटिंग जज की अध्यक्षता में ये जांच हो तो ये बहुत अच्छा विश्वसनीय जांच हो सकती है। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने जो अनर्गल आंदोलनकारियों के लिए कहा, जो धरना स्थल पर बैठे थे अभ्यर्थी, उनके लिए जो कहा कि ये पढ़े लिखे नहीं है, उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो आम जनता को जागरूक करने के लिए मानक उत्सव का आयोजन करने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हिमाचल के पोंटा साहिब में की जा चुकी है। भारतीय मानक ब्यूरो का उद्देश्य है कि सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण किया जाए और उपभोक्ताओं को भी उनके अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक कैसे रहना है इसकी जानकारी दी जाए। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून के निदेशक सौरभ तिवारी ने कहा कि त्योहारों पर बड़ी संख्या में लोग चांदी और सोने के आभूषण खरीदते हैं। ऐसे में हाल मार्किंग की जानकारी और उसकी प्रामाणिकता की जांच अवश्य करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 14 अक्टूबर को देहरादून में मानक मंथन, एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा सौरभ तिवारी ने कहा कि त्योहारी सीजन में आभूषणों की खरीदारी को देखते हुए बीआईएस ने विशेष निरीक्षक और निगरानी अभियान भी शुरू किया है। बीते दिन देर शाम को देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में खासा बवाल देखने को मिला। मामला एक स्क्रीनशॉट से जुड़ा था, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा नबी नाम के व्यक्ति पर सोशल मीडिया में धार्मिक भावना भड़काने के लिए पोस्ट की गई। हालांकि पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और सोशल मीडिया से स्क्रीनशॉट भी हटाया गया। लेकिन इस दौरान देखते ही देखते चौकी के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ जुटने लगी और माहौल को खराब करने का प्रयास किया जाने लगा। हालांकि पुलिस के द्वारा समझाया गया बावजूद इसके उन्मादी भीड़ नहीं रुकी, तो पुलिस के द्वारा बल प्रयोग कर सबको वहां से खदेड़ा गया। एसएसपी देहरादून ने भी इसको लेकर कहा है कि सोशल मीडिया पर धार्मिक भावना भड़काने को लेकर व्यक्ति को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की गई है। वहीं अराजक तत्वों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर एक धार्मिक पोस्ट के कमेंट किए गए थे और उस पर जो है काउंटर कमेंट में जो है एक 11वीं क्लास का पढ़ने वाला छात्र था, उसके द्वारा उसमें कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। चूँकि संज्ञान में आते ही हमारी सोशल मीडिया टीम द्वारा इसको तत्काल उसको लड़के को ट्रेस किया गया था और उसको हिरासत में लेने के बाद उसकी जानकारी पूरी की गई थी और उसके द्वारा उस आपत्तिजनक पोस्ट को पुलिस द्वारा हटवाया भी गया। और साथ ही साथ जो है इसमें धार्मिक भावना भड़काने में सब इंस्पेक्टर जो चौकी इंचार्ज है आईएसबीटी के, ये बाजार चौकी के, इनके द्वारा जो है एक केस भी इस पर रजिस्टर्ड कर लिया गया। जसपुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में बरसों से बदहाल पड़ा अबुल कलाम पार्क के अब भाग खुल गए हैं। प्रमुखता से खबर चलने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने पार्क की तरफ ध्यान दिया और शासन को डीपीआर भेजा गया था, जिसके बाद सरकार ने उसे स्वीकृत कर दिया है। अब नवंबर माह तक पार्क का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका जसपुर ने बताया कि पार्क को प्रगति पार्क बनाया जा रहा है, जिसके लिए सरकार को 65 लाख रुपए की डीपीआर बनाकर भेजी गई थी, जो स्वीकृत हो गई है। सौंदर्यीकरण के लिए 65 लाख रुपए स्वीकृत हो गए हैं, जिसमें से 39 लाख रुपए नगर पालिका के खाते में आ गए हैं। जल्द ही पार्क का सौंदर्यीकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा और नवंबर माह तक इसे तैयार किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर पार्क के शुद्धिकरण को लेकर आसपास की जनता को काफ़ी राहत मिली है। वहीं बुजुर्गों और बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी है,
लगभग 15 साल से बदहाल के आंसू रो रहा था अब्दुल कलाम पार्क। खबर का ये बड़ा असर हुआ। आपको बता दें, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका जसपुर ने बताया कि पार्क को प्रगति पार्क बनाया जा रहा है, जिसके लिए सरकार को 65 लाख की डीपीआर बनाकर भेजी गई थी, जो कि स्वीकृत हो गई है। सौंदर्यीकरण के लिए 65 लाख रुपए स्वीकृत हो गए, जिसमें से 39 लाख रुपए नगर पालिका के खाते में आ गए हैं। जल्द ही पार्क का सौंदर्यीकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा और नवंबर माह तक इसे तैयार किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर पार्क के शुद्धिकरण को लेकर आसपास की जनता को भी काफ़ी राहत है। वहीं बुजुर्गों और बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी है। लगभग 15 साल से बदहाल के आंसू रो रहा था अब्दुल कलाम पार्क। अब्दुल कलाम पार्क में नगर पालिका द्वारा रेजिडेंसी पार्क बनाया जा रहा है। उसके लिए नगर पालिका ने 65 लाख की डीपीआर बना के भेजी थी, जो स्वीकृत हो गई है। उसमें उसके सापेक्ष से लगभग 39 लाख रुपए नगर पालिका खाते में आ गया। जल्दी उसको काम शुरू कर नगर पालिका पार्क बनाने सौंदर्यीकरण की तैयारी करेगी। उसमें सौंदर्यीकरण में उसकी बाउंड्री वॉल, गेट बनेगा, वो सब शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही बनेगा। पालिकाओं में रेजिडेंसी पार्क बनाया जा रहा है। ये 9 नवंबर तक बना के तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड जयंती के दिन इसका उद्घाटन होगा। तीर्थ नगरी हरिद्वार से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। मजदूर की पत्नी को महिला अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया गया, जिसके बाद प्रसूता ने फर्श पर तड़पते हुए बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सलोनी ने गर्भवती महिला को बाहर निकालते हुए कहा कि यहां डिलीवरी नहीं होगी और महिला को बेसहारा छोड़ दिया गया। अस्पताल स्टाफ ने भी मदद करने से इनकार कर दिया और यहां तक कह दिया कि 13 मरीज है, सफाई तो कर। पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गर्भवती महिला जमीन पर बैठी दर्द से चीख रही है और अस्पताल स्टाफ पूरी तरह से मूक दर्शक बना खड़ा है। परिजनों और आशा वर्कर ने आरोप लगाया कि न डॉक्टर ने हाथ लगाया, न नर्स और न ही कंपाउंडर। यही नहीं, जब आशा वर्कर ने वीडियो बनाना शुरू किया तो स्टाफ ने उसका मोबाइल भी छीनने की कोशिश की। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे सरकारी अस्पताल की अमानवीयता की सबसे बड़ी मिसाल बता रहे हैं। वहीं सीएमओ आर.के. सिंह ने मामले को आशा वर्कर की साजिश करार दिया है और कहा है कि महिला को रात में एडमिट किया गया था, डिलीवरी भी अस्पताल में हुई। पूरे प्रकरण की जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। मैं आई सुबह तो इन्होंने बताया बहू ने कि ऐसे ऐसे हुआ, मतलब हम मेरे साथ ऐसे करा, इन्होंने वैसे करा, लेबर यहीं हो गया। वो गई अंदर तो अंदर बेड पे लेने के लिए तैयार नहीं थी। लेबर बेड जो होती है ना कि उस पर लिटा दो। और जब डिलीवरी हो गया तो उसके बाद कहती है कि मजा आया और बच्चा पैदा करेगी। बताओ, ऐसे बोलना चाहिए किसी को? कौन था ये, किसने बोला ये सब? ये दो जो नर्स थी, डॉक्टर बन के बैठी हुई थी, वही थी। नर्स थी कि डॉक्टर? नाम पता है आपको? नहीं, नाम नहीं पता है। रात की ड्यूटी थी उनकी? हाँ, 1:30 बजे हुई है ना वो लड़की। अच्छा। हाँ। तो अभी सकुशल है दोनों? हाँ, अभी दोनों ठीक हैं। मैंने महिला चिकित्सालय से पता किया है और इसको मैं लिखित रूप से मंगवा भी रहा हूँ। इसमें मेरे संज्ञान में लाया गया है कि जो महिला थी वो 9:30 बजे के आसपास लगभग आई थी और उसको उन्होंने एएनसी रूम में एडमिट किया था। ग्रेविडा 2 की पेशेंट थी, तो ग्रेविडा 2 का मतलब होता है कि मरीज अभी डिलीवरी में समय है, राइट। उसके बाद 1:30 बजे इसकी डिलीवरी भी हुई है और ये वीडियो जो है उसकी सत्यता में थोड़ा सा संदेह नजर आ रहा है। खबर पर हरिद्वार के थाना सिडकुल क्षेत्र में पैदल गश्त कर बाजारों से अतिक्रमण हटाया गया और संदिग्धों पर शिकंजा कसा गया। दशहरा और दिवाली से पहले सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करते हुए पुलिस ने बिना नंबर और संदिग्ध 10 मोटरसाइकिल सीज की और कुल 30 चालान काटकर वैधानिक कार्रवाई की। सिडकुल पुलिस ने पैदल मार्च के दौरान बाजार में खड़े उत्पाती युवकों और अवैध पार्किंग पर भी कड़ी कार्रवाई कर लोगों को सख्त चेतावनी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर पूरे जनपद में त्योहारों को देखते हुए पैदल गश्त और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का साफ संदेश, बाजारों में अव्यवस्था और संदिग्ध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्योहारों पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। मुख्यमंत्री के जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने कालसी के होटल बैसो गिलानी में बहुउद्देशीय शिविर लगाया।
उबड़ खाबड़ रास्तों और धुंध के बीच डीएम ने 166 शिकायतें सुनी, जिनमें से 55 का मौके पर समाधान किया। पेयजल, सड़क और बिजली की समस्याएं प्रमुख रहीं। जल संस्थान को पेयजल शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। होटल के जौहर सिंह का 15,000 का बिजली बिल माफ किया गया। कूड़ा निस्तारण के लिए एसडीएम को शासकीय भूमि चयन का आदेश मिला। खस्ताहाल सड़कों के लिए धन स्वीकृत कर मरम्मत के निर्देश दिए गए। शिविर में 442 लोगों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच, 25 आयुष्मान कार्ड, 10 दिव्यांग प्रमाण पत्र और 15 आधार कार्ड जारी हुए। नई दिशा महिला समूह को 4 लाख का चेक और 5 लाख की फॉर्म मशीनरी दी गई। 62 वृद्धजनों को सहायक उपकरण और 8 दिव्यांगों को व्हील चेयर भी मिले। डीएम ने समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। लखवाड़ व्यासी बांध प्रभावितों के मुआवजे के लिए प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा गया। हरिद्वार में टेहरी विस्थापितों की जमीन के बाद अब इससे लगी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर भूमाफियाओं की टेढ़ी नजर है। यहाँ के सुमन नगर में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर ही रातों रात अवैध निर्माण हो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ अवैध निर्माण हो रहा है उसकी सीमा रानीपुर कोतवाली की सुमन नगर पुलिस चौकी से लगी है। लोगों की शिकायत पर मौके पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने निर्माण कर रहे ठेकेदार और मजदूरों को अवैध तत्काल निर्माण रोकने की चेतावनी दी। यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर हो रहे इस अवैध निर्माण की आड़ में भूमाफिया अवैध कॉलोनी विकसित करने की कोशिश में था। इस दौरान सिंचाई विभाग ने अवैध निर्माण करने वालों को कड़ी फटकार लगाते हुए अवैध निर्माण ध्वस्त करने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। मालिक को बुला लिया गया है। इधर आ जाओ। उसके बाद पेपरों की जांच होगी। कि जांच के उपरांत जो भी कार्रवाई होगी सिंचाई विभाग की तरफ से वो कार्रवाई की जाएगी। यदि इलीगल बन रहा है तो उसका ध्वस्त किया जाएगा। जमीन की जमीन ये हमें लग रहा है कि सिंचाई विभाग में इसमें कुछ दबाव आया है। फिलहाल तो हमारे हिसाब से बंद है रास्ता बंद है। तो इस पर ये इलीगल निर्माण ही किया जा रहा है। हाँ, इलीगल निर्माण ही हो रहा है सर। ये तो आपने चेतावनी दे दी, बुलाया, अभी आपके सामने ही बात हुई है। जी बिल्कुल। बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। नरकोटा के पास तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर सीधे 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के समय वाहन में अकेला चालक ही सवार था, जो बुरी तरह से घायल होकर घंटों तक खाई में फंसा रहा। स्थानीय लोगों की सूचना पर आपदा राहत दल मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर चालक को बाहर निकाला। गंभीर हालत में चालक को 108 एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। उत्तराखंड के विकासनगर से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हिंदू युवती का पहले अपहरण किया गया और फिर शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। आरोप मुस्लिम समुदाय के 2 युवकों और एक किशोर पर है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कोतवाली विकासनगर क्षेत्र की एक घटना 7 सितंबर की है। पुलिस के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के शहबाज ने अपनी साथी फैजान और एक किशोर के साथ युवती का पहले अपहरण किया। जब युवती ने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार किया तो आरोपियों ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। मामला तब उजागर हुआ जब युवती के पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुख्य आरोपी शहबाज को 12 सितंबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर बीती 24 सितंबर को पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के शहबाज ने अपने साथी फैजान और एक किशोर के साथ युवती का पहले अपहरण किया। जब युवती ने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार किया तो आरोपियों ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। मामला तब उजागर हुआ जब युवती के पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुख्य आरोपी शहबाज को 12 सितंबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर बीते 24 सितंबर को पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने शहबाज के साथी फैजान को भी गिरफ्तार किया और उसे जेल भेजा और किशोर को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेजा गया।
देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में लोगों की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। नंदकी चौकी का मुख्य पुल कुछ दिन पहले ही टूटकर बंद हो गया था, जिसके बाद प्रशासन ने अस्थायी पुल का इंतजाम किया, लेकिन अब वह वैकल्पिक पुल भी टूट गया है। इस हालात में स्थानीय लोगों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। स्कूली बच्चे, दफ्तर जाने वाले लोग और आपातकालीन सेवाएं तक बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। लोगों ने प्रशासन से तत्काल पुख्ता और अस्थायी समाधान की मांग की है। रुद्रपुर कॉलेज के बाहर खुलेआम फायरिंग करने वाला गैंगस्टर गगन रतनपुरिया पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और अस्पताल में भर्ती कराया। एसएसपी ने देर रात अस्पताल पहुंचकर आरोपी से बात की। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि 24 सितंबर को रुद्रपुर कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच छात्र संघ अध्यक्ष पद के दोनों दावेदारों के समर्थक आमने सामने आ गए। हंगामा बढ़ने पर दरऊ निवासी गैंगस्टर गगन रतनपुरिया ने तमंचे से हवाई फायर झोंक दिया, जिससे कॉलेज में अफरा तफरी का माहौल रहा। उन्होंने बताया कि इस मामले में 25 सितंबर को 15 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। 3 आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद में फायरिंग की घटना हुई, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर तत्काल कार्रवाई की गई और 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आज इस घटना के मुख्य आरोपी गगन रतनपुरिया और उसके 3 साथियों को शक्ति फार्म क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। गगन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ और उसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ। गगन रतनपुरिया के ऊपर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में संगीन धाराओं में 32 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। आरोपी को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि समाज में भय का माहौल पैदा करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की कार्रवाई आगे भी इसी सख्ती और निष्पक्षता के साथ जारी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।